बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्टेट एंड एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अप थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी, इसे प्रूव करके दिखाएं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अप थ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में टोटली या पार्शली इमर्स किया जाए तो क्या होगा, एन अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट, उस पर अपथ्रस्ट एक्ट करेगी। अपथ्रस्ट बेसिकली कौन सी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ पुश करती है। ठीक है, अब ये जो अपथ्रस्ट एक्ट करेगी ये किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। तो ये हमारी स्टेटमेंट मुकम्मल हो गई कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एन अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h इमर्स्ड इन अ लिक्विड वन पार्ट। इसको याद करने का तरीका भी बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने इसको याद करना है। तो पहले नंबर पे आप लिखें जी, कंसिडर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड हाइट h इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ये आपके सामने एक सॉलिड सिलेंडर मौजूद है, इसका एरिया है ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसकी जो डेप्थ है वो h है। आपने इसको लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया। अब इस सिलेंडर की जो टॉप फेस है, यानी कि जो ऊपर वाली इसकी फेस है, यहाँ से लेकर सरफेस ऑफ द लिक्विड तक जो डेप्थ है वो h1 से रिप्रेजेंट की गई है, और सरफेस ऑफ द लिक्विड से बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर तक जो डेप्थ है वो h2 से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट, अगर आप H2 में से ये H1 माइनस कर दें, यानी ये H2 में से H1 को माइनस कर दें, ये देखें मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये पूरी जो हाइट H2 थी उसमें से मैंने H1 को इरेज कर दिया, तो बाकी देखें क्या आंसर आ रहा है, किसके इक्वल होगा, H2 माइनस H1, दिस इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, जो मैंने यहाँ भी मेंशन की हुई है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू H2 माइनस H1। जी स्टूडेंट, अब ये देखें कि जो प्रेशर P1 है वो बेसिकली लिक्विड प्रेशर है जो डेप्थ H1 पे एक्ट कर रहा है। मतलब टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर पे जो प्रेशर है वो क्या है, P1, और वो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो जी H1। इसी तरह जो P2 है वो लिक्विड प्रेशर है एट डेप्थ H2, ठीक है, और वो किसके इक्वल है, रो जी H2। ओके, अब इस प्रेशर की वजह से जो टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर है उस पर फोर्स F1 एक्ट करेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो बॉटम फेस ऑफ द सिलेंडर है उस पर फोर्स F2 एक्ट करेगी। अब हम लोग इसको इस तरीके से मेंशन करते हैं कि फोर्स एट द टॉप फेस वो कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले हम प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू F1 ओवर A, और F1 हमने फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा P1 मल्टीप्लाइड बाई A। अब P1 की वैल्यू क्या है, रो जी H1, वो P1 की जगह पुट कर दी जाएगी, रो जी H1 A। इसी तरह हम मालूम करेंगे फोर्स एट द बॉटम। तो फोर्स एट द बॉटम मालूम करने के लिए पहले देखें कि बॉटम फेस पे जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वो क्या है, P2, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है F2 ओवर A। और अगर हम F2 मालूम करना चाहें तो वो हो जाएगा P2 मल्टीप्लाइड बाई A, यानी ये A इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह F2 का आंसर क्या आएगा, P2 मल्टीप्लाइड बाई A, और P2 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, रो जी H2। ये आप देख सकते हैं P2 इज इक्वल टू रो जी H2, वो आप इसमें पुट कर दें, तो रो जी H2 मल्टीप्लाइड बाई A। अब ये टू फोर्सेस हैं, एक F1 जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं और एक F2 जो अपवर्ड एक्ट कर रही हैं। अब इन दोनों फोर्सेस में देखें कौन सी चीज़ कॉमन है, दोनों में रो जी ए, ये तीनों रो जी ए ये कॉमन है। डिफरेंट क्या है, F1 में H1 है
और फोर्स F2 में H2 है, तो मतलब कि डेप्थ का डिफरेंस है। तो आप समझ सकते हैं कि H1 स्मॉल थी और H2 जो है वो यहाँ से यहाँ तक है H2, तो H2 H1 से ज़्यादा है, लिहाजा F2 भी F1 से फिर ज़्यादा होगी, यानी कि बॉटम फेस पर जो अपवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है वो ज़्यादा है और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो कम है। तो नेट फोर्स क्या होती है, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, लिहाजा नेट फोर्स इज़ इक्वल टू F2 माइनस F1। अब इन F2 माइनस F1 इनकी जगह पर वैल्यूज़ पुट कर दें, F2 की जगह पर रो जी H2A पुट कर दें, ये वाली वैल्यू, और F1 की जगह पे रो जी H1A पुट कर दें। अब उसके बाद दोनों में से रो जी ए कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा H2 माइनस H1। और स्टूडेंट आप जानते हैं यहाँ हमने लिखा है H2 माइनस H1 किसके इक्वल है, H के, तो H2 माइनस H1 की जगह पर हम H लिख देते हैं। और अब क्या होगा, एरिया और हाइट ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपने पहले भी पढ़ी है कि एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम के, बिकॉज एरिया के अंदर लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ आ जाता है, और ये जो हाइट है ये वैसे ही शिफ्ट कर ले नीचे, तो ये तीनों लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ये किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के, लिहाजा आप एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट की जगह आप लिख दें वॉल्यूम। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट प्रूव करनी थी, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी, और ये हमारी प्रूव हो गई, अब थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी। क्लियर। अब रो जी वी किसके इक्वल है, रो जी वी बेसिकली वेट ऑफ द लिक्विड है डिस्प्लेस्ड, जो इस ऑब्जेक्ट ने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उस लिक्विड का जो वेट है वो बेसिकली रो जी वी है। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा था कि अपथ्रस्ट एक्ट ऑन इट, मतलब अपथ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड के वेट के बराबर हमेशा अपथ्रस्ट एक्ट करती है। ओके स्टूडेंट, अब आप देख लें, एक छोटी सी नीडल अगर आप पानी में रखें तो वो डूब जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में जो एक शिप है उसका वॉल्यूम आपके सामने है, वो कितना ह्यूज उसका वॉल्यूम है और उसका वेट भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन वो पानी में नहीं डूबता। वजह क्या हो सकती है, वजह ये है कि एक नीडल जो है ना उसका वॉल्यूम है थोड़ा, ठीक है। अब वो थोड़ा वॉल्यूम जो है वो थोड़े से लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, और थोड़े से लिक्विड का फिर वेट भी थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। अब अगर वेट थोड़ा सा होगा तो फिर अपथ्रस्ट भी कम होगी। अब वो अपथ्रस्ट इतनी कम होती है कि वो नीडल के वेट को सपोर्ट नहीं कर पाती, लिहाजा नीडल डूब जाती है। जबकि इसके मुकाबले में जो शिप है उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, और वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करने की सलाहियत रखता है, लिहाजा उस लिक्विड का जब आप वेट करेंगे तो क्या होगा, वो वेट बहुत ज़्यादा आएगा और वो अपथ्रस्ट होगी, यानी कि अपथ्रस्ट उस पर बहुत ज़्यादा एक्ट करेगी, और वो इतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट होगी कि वो उसके वेट को सपोर्ट कर जाएगी, या उसके शिप के वेट से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। तो अगर वेट के बराबर हो अपथ्रस्ट, या अपथ्रस्ट वेट से ज़्यादा हो, तो वो ऑब्जेक्ट सिंक नहीं करता, वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। ये चीज़ आप प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में भी पढ़ेंगे कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो अपथ्रस्ट एक्ट करती है वो उसके वेट के बराबर हो या उसके वेट से ज़्यादा हो तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, लेकिन अगर अपथ्रस्ट वेट से कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके सामने सारे का सारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने आपके सामने प्रूव करके दिखाया कि अपथ्रस्ट किसके इक्वल है, रो जी वी, मतलब कि अपथ्रस्ट डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो जितना ह्यूज वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा अपथ्रस्ट एक्ट करेगी, थोड़ा वॉल्यूम होगा थोड़ी अपथ्रस्ट होगी। उसके बाद कुछ ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जी डेड सी, यू नो अबाउट डेड सी, डेड सी एक ऐसा सी है जहाँ सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा आप डेड सी के अंदर डूबते नहीं हैं, डेड सी के ऊपर आप रिलैक्स करके बैठ सकते हैं,
जिस तरीके से आपने जैसे आप समझ लें आप फ्लोर पे बैठे हुए हैं, वैसे ही आप डेड सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं। वजह क्या है कि डेड सी के सॉल्ट कंटेंट की वजह से उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अप थ्रस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, लिहाजा आप यू कैन ईज़िली फ्लोट ऑन द डेड सी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।